Hello student, today we will start from chapter number 14. The name of the chapter, direct and inverse variations. This is the first exercise of this chapter 14a and this is the first question. In which of the following cases is there direct variation between the two given quantities? डू नॉट सॉल्व, यानी कि आपको पता लगाना है कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको बिना सॉल्व करे हुए बताना है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब डायरेक्ट वेरिएशन हम पता कैसे करते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे हम एक दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है ना, एक लेग को इंक्रीज़ करेंगे तो उसी रेशियो में दूसरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, यानी एक लाइन को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी लेग भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। यदि एक लेग इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया या डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। यदि एक लेग बढ़ रही है और दूसरी लेग कम हो रही है तो ये इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा, यानी कि एक दोनों से चीज़ें एक साथ इंक्रीज होंगी तो डायरेक्ट, और एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी तो इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें विदाउट सॉल्व किए पता लगाना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि पूरी एक्सरसाइज समझ में आया करे, और एंड तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो सॉल्यूशन आपके ठीक समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, ए टैंक कैन फिल्ड इन 8 आवर्स, यानी 8 आवर्स में आपके पास, सॉरी 3 आवर्स में एक टैंक फिल हो रही है, तो हाउ मच कैन इट फिल इन 1 आवर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर एक टैंक 3 घंटे में भर रही है, ठीक है ना। तो देखा आपने यहाँ टाइम कम कर दिया, और टाइम जब कम करोगे तो डेफिनेटली टैंक भी कम भरेगा। तो यहाँ टाइम कम करने पर टैंक जहाँ पूरा फिल हो रहा था तो वहाँ टाइम कम करने पर टैंक भी डेफिनेटली आधा ही, यानी टाइम आधा कर दिया तो आपने टैंक भी आधा होगा। तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी एक चीज़ कम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ कम हो या जो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ें तो ऐसे में डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और इन्वर्स वेरिएशन वहाँ होता है जहाँ पर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ योर हाइट एंड वेट, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहा गया है, योर हाइट एंड वेट। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपका वेट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हाइट बढ़ाने पर वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन इस क्वेश्चन में भी बी पार्ट में भी हो गया। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, क्लॉथ वॉज परचेज एट ₹6 पर मीटर, यानी कि हम कपड़े को 6 रुपये पर मीटर के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। हाउ मच विल 19 मीटर क्लॉथ कॉस्ट, यानी अब ये पूछ रहा है कि कितना होगी कॉस्ट, तो ये पूछना जा रहा है आपसे। तो अब आप जैसे देखा कि आपने 1 मीटर आपने ख़रीदा था तो 6 रुपीज़ का आ रहा था, तो 19 मीटर जब क्लॉथ खरीदोगे तो क्या आएगा, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होके आएगी। जैसे यहाँ आपने लेंथ बढ़ाई कपड़े की तो यहाँ पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब 20 वर्कर्स फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, ठीक है ना। अब ये 20 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 20 वर्कर्स 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं वर्क, तो इन हाउ मैनी डेज विल 40 वर्कर्स फिनिश द जॉब। तो वो बोला है कि यदि हम 20 वर्कर्स की जगह 40 वर्कर्स कर दें, यानी वर्कर्स डबल कर देंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा, तो यहाँ डेज कम हो गए, यानी वर्कर बढ़ाने पर डेज कम हो रहे हैं, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना। हियर इनवर्स वेरिएशन। तो
यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है और यहाँ नहीं है यहाँ, और यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि वर्कर इंक्रीज करने पर टाइम भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टाइम जो है कम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो पता करना है इस टेबल में कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। इफ़ दे वेरी डायरेक्टली, ठीक है ना, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ये 6 टाइम हो रहा है इसका, तो 1 का 6 टाइम टेबल रीड करेंगे तो 6, 2 का 6 टाइम रीड करेंगे तो 6 12 हो जाएगा, 3 का 6 टाइम तो 18 हो गया, 4 का 6 टाइम 24। तो यहाँ सेम उसका टाइम्स कर रहे हैं, जैसे 6 टाइम यहाँ कर रहे हैं तो इसमें भी 6 टाइम, इसमें भी 6 टाइम, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो यहाँ लिख देंगे यस इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। अब आपको पता करना है कि वो वेरिएशन है क्या। तो लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स एक्स हमने ये मैं सपोज कर ली, और कॉस्ट इसकी बाई सपोज कर ली हमने यहाँ। तो वेरिएशन जो निकल के आएगा वो कांस्टेंट रहेगा सबों में, जैसे 1/6 रहा था तो वो 1/6 रहना चाहिए। तो एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू के। तो एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी और बाई की वैल्यू हमने यहाँ 6 पुट कर दी, तो इसका वेरिएशन 1/6 आया। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स इसके ये एक्स अपॉन बाई, तो एक्स अपॉन बाई एक्स की वैल्यू 2 और बाई की वैल्यू 12, इसे कैंसिल करेंगे 1/6, इसका भी आया। थर्ड पार्ट में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एंड 18 है, तो 3/8 एंड 3/18, 3 बन जाए 3, 3 6 जाए 18, 1/6 इसका भी आ गया। सभी का वेरिएशन 1/6 आया। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इन द गिवन टेबल इज 1/6, यानी कांस्टेंट वेरिएशन जो होगा वो 1/6 होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स बाई अ सुटेबल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। यहाँ बोल दिया गया कि ये डायरेक्टली हैं, तो डायरेक्टली होंगे तो ये जो नंबर दिया हुआ है तो उसे ये एक्स और ये वाई, तो एक्स प्रोपोर्शन वाई और एक्स रेशियो वाई और प्रोपोर्शन एक्स रेशियो वाई। तो यहाँ हम एक्स रेशियो वाई और प्रोपोर्शन का साइन लगा के 4 डॉट होंगे तो प्रोपोर्शन, तो आपने 2 और 3 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास एक्स की जगह 4 पुट कर दिया, वाई की वैल्यू हमें यहाँ नहीं मालूम, तो वाई की जगह हमने वाई पुट कर दिया। ये एक्सट्रीम टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई, और ये मिडिल टर्म यानी मीन टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये वाई की जो वैल्यू आई वो 6 आई। सेम स्टूडेंट्स इसमें भी वही करेंगे। यहाँ एक्स की 2 रेशियो 3 जो स्टार्टिंग में जो फिल है, दोनों में पॉइंट फिल होते हैं वो ज़रूर रखते हैं, जैसे ये 2/3 दोनों में फिल है, ठीक है ना। ये तो अभी मैंने नोट कराया 6, ठीक है ना। अब 2/3 एंड इसमें अब एक्स फाइंड करना है इसमें। अब इसमें ऊपर वाला पोर्शन फाइंड करना है, और वाई की वैल्यू 12 दे रखी है, तो वाई की वैल्यू जहाँ 12 दे रखी है तो वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे 12 पुट कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और 3 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को डिवाइड में ले जाएंगे 12 टाइम्स, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह हम ऐसी 8 पुट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ 8 पुट कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स बाकी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, क्योंकि ये 2 3 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/5 इसका रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही इसका आपको करना है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बी पार्ट भी सेल्फ ऐसे ही करना है जैसे कि ये बताया गया था फर्स्ट पार्ट में, एक्स एंड वाई और प्रोपोर्शन एक्स एंड वाई। तो ये दोनों चीज़ यहाँ दे रखी हैं, तो ये दोनों को यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 2 and 2 हर एक क्वेश्चन में 2 and 2, ये इसमें भी लास्ट इसमें भी 2 and 2 जो दे रखा होता है पहले से ही वो उसको नोट करते हैं। अब एक्स की जगह हमारे पास 1 पुट करना है, वाई के लिए फ्लप छोड़ दिया हमने, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना, यानी सेम वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसमें क्या आएगा 2.5, इसमें क्या आएगा 4 कंप्लीट 1/2, और इसका कितना आएगा 1/2। तो इसका मैंने सॉल्व कर दिया है और मैं पीडीएफ में से शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स। ऐसी सेम स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि इसका 3 टाइम्स करा गया है, तो 3.33 इसकी वैल्यू आई। यदि हम ये इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स वाई रेशियो वाई प्रोपोर्शन है एक्स रेशियो वाई,
अब आपको क्या करना है, x की जगह हमारे पास 1.5 और y की जगह 4.5। अब इसका x की वैल्यू हमारे पास 1.1 दे रखी है, y की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमने y पुट कर दिया। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम और मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई, तो 1.5 को हम यहाँ नीचे लाएंगे डिवाइड में, डेसिमल से डेसिमल, और 15 3 जा 45, और 3 का मल्टीप्लाई 1.1 में करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। तो इसका 3 टाइम्स करते हुए चले गए नीचे वाले का। अब इसमें ऊपर वाला पता करना है तो 3 से डिवाइड लगा देंगे हम। तो इसमें थर्ड वाला जो पार्ट है आपको अपने आप करना है, फोर्थ वाले पार्ट में भी आपको अपने आप करना है, ठीक है। तो मैंने इसको आपको फिल नहीं करा है, इसका क्या आंसर आएगा आई डोंट नो, आप सॉल्व करके पता लगाएं। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्ट ₹1250, यानी एक फर्नीचर की कॉस्ट है वो 1250 है, 0.50 यानी कि 1250 रुपये 50 पैसे। हाउ मच वुड 13 पीसेज ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। अब पूछ रहा है कि 13 पीस फर्नीचर की कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे एक तरफ पीसेज ऑफ फर्नीचर और कॉस्ट रुपीज़ में। तो एक पीस की कॉस्ट है 1250 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब 13 की पूछी गई है तो 13 यहाँ पीसेज हो गए और यह कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो एक्स सपोज कर लिया। तो एक्स वाला जो एरो होगा वो हमेशा नीचे रखेंगे, ऑलवेज उसको नीचे की तरफ रखेंगे, ओके। अब दूसरा वाला एरो हम कैसे करते हैं कि ये 1250 रुपीज़ में 1 फर्नीचर आ रहा है, 1 पीस ऑफ फर्नीचर। यदि हम इससे कम रुपये कर दें, यहाँ 1 सपोज कर लें। अब पहली बार में हम रीड करते हैं कि 1250 रुपीज़ में 1 फर्नीचर आ रहा है, पीस आ रहा है, तो 1 रुपये में इसको दूसरी बार में एक्स के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको सेकंड टाइम में 1 रीड करके चलते हैं। तो 1 रुपये में इतने फर्नीचर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि इससे कम फर्नीचर आएगा। तो कम के लिए हम नीचे कर लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं 1250 रुपीज़ में 1 फर्नीचर आ रहा था 1 रुपये में, इससे कम हम फर्नीचर आएगा तो कम के लिए हम नीचे। ये मत समझना कि 13 बड़ा नंबर है इसलिए एरो नीचे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ छोटा नंबर भी होगा तब भी आपको एरो नीचे ही आएगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जिधर एरो हो जाता है उसका नंबर को हम ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसको हम नोट कर देंगे। ऐसे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स 12 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, तो इसका 1250.50 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो वी विल गेट 16,256.50, यानी कि 13 पीसेज ऑफ फर्नीचर की जो कॉस्ट होगी वो 16,256.50 रुपीज़ होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। इफ 36 kg ऑफ राइस कॉस्ट 180 रुपीज़, यानी कि 36 kg राइस हमने लिया तो उससे 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg राइस की कॉस्ट पूछ रहा है। तो यहाँ राइस kg में और यहाँ कॉस्ट रुपीज़ में, तो 36 kg की जो कॉस्ट है वो 108 रुपीज़ है, और 1 क्विंटल का मतलब 100 kg, और 100 kg की कॉस्ट हमें मालूम नहीं तो एक्स सपोज कर लिया। तो एक्स वाला एरो नीचे 100, उसको सीधा सीधा रीड करते हैं तो 100 रुपीज़ में 36 kg राइस आ रहा है। तो 1 रुपये में सेकंड टाइम रीड करेंगे तो इसके ऊपर 1 सपोज कर लेंगे, तो 1 रुपये में 36 kg राइस आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि 180 रुपीज़ में 36 है तो कम रुपये में कम ही चावल आएगा। तो इसके लिए हम एरो को कम के लिए नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। अब इससे 36 kg से ज़्यादा तो आएगा नहीं 1 रुपये में, तो इसको एरो को नीचे। अब ये x/180 और 100/36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ले गए 180 इंटू 100/36। अब 36 से ये कैंसिल होगा, 5 टाइम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वेट ऑफ 5 बॉक्सेज इज 12.5 kg, यानी 5 बॉक्स का वेट जो है 12.5 kg है। फाइंड द वेट ऑफ 9 सच बॉक्सेज, यानी कि ऐसे 9 बॉक्सेस का वेट पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस और इधर वेट kg में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले 5 बॉक्सेज हैं, उनका वेट हमने यहाँ नोट कर लिया इसके सामने। अब 9 बॉक्सेज हैं तो इसका वेट नहीं हमें मालूम, तो उस समय हमने x सपोज कर लिया, तो x वाला एरो नीचे। अब 12.5 kg जो वेट है वो 5 बॉक्सेस का है। यदि ये 1 kg वेट होता तो 5 बॉक्स होते या कम होते, तो यानी कि वेट कम है तो डेफिनेटली बॉक्स भी कम होंगे। इस नंबर से मतलब नहीं है कि नीचे बड़ा नंबर है इसलिए हम एरो नीचे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी 12.5 kg जो वेट है वो 5 बॉक्सेस का है, और 1 kg वेट जो होगा
वो इससे 5 बॉक्सेस से कम होगा, तो कम के लिए हम एरो नीचे लगाएंगे। तो x अपॉन 12.5 और ये 9/5, ठीक है ना। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए 12.5 को इससे इधर, तो हमारे पास 12.5 इंटू 9, 5 से कैंसिल करेंगे 2.5 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 22.5 kg, यानी 9 बॉक्सेस का जो वेट होगा वो 22.5 kg हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ए कार कैन ट्रेवल्स 204 किलोमीटर ऑन 13.6 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी एक कार को 204 किलोमीटर जाने के लिए 13.6 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर ऑन 27.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि यदि वो 27.2 लीटर पेट्रोल होता तो वो कितने किलोमीटर चली जाएगी। तो यहाँ पेट्रोल है लीटर्स में और यहाँ डिस्टेंस है काय में, किलोमीटर में। तो 13.6 लीटर पेट्रोल में जा रही है 204 किलोमीटर, तो 27.2 लीटर में कितना जाएगी हमें वो मालूम नहीं। तो एक्स सपोज कर लें, एक्स वाला एरो नीचे रखेंगे। अब 204 किलोमीटर जाने के लिए 13 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है, यानी 13.6 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है। अब सेकंड टाइम में जब उसको जो लिखा हुआ होता फर्स्ट टाइम में तो वही रीड करते हैं। अब सेकंड टाइम जब रीड करेंगे तो 1 किलोमीटर, यानी एक्स के ऊपर वाला 1 सपोज करेंगे। अब 1 किलोमीटर जाने के लिए हमारे पास 13.6 लीटर पेट्रोल तो लगेगा नहीं, इससे कम लगेगा, इसलिए कम मुंह से निकले एरो नीचे करिए आप तुरंत। अब इसको एरो जिधर होता है उस नंबर को ऊपर नोट करा जाता है, तो x अपॉन 204। अब ये नंबर एरो इधर है तो इसको नंबर को ऊपर, इसको डिनोमिनेटर में, तो 27.2 यहाँ आ गया और डिनोमिनेटर में ये आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 इंटू 27.2, अब डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो गया और 136 टू जा 272, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 408 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा यदि से 27.2 लीटर पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पेट्रोल डबल कर दिया हमने तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि 204 का डबल जो होगा 408 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, इफ 30 स्टैम्प्स ऑफ इक्वल वैल्यूज कॉस्ट ₹150, यानी कि 30 स्टैम्प्स हैं उनकी जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ है, तो हाउ मैनी स्टैम्प्स ऑफ द सेम वैल्यूज कैन बी बॉट फॉर ₹200, ये पूछ रहा है 200 रुपीज़ में हम कितनी स्टैम्प्स परचेज कर सकते हैं यदि 150 में 30 आ रही हैं। तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स एंड कॉस्ट रुपीज़ में, तो 30 स्टैम्प्स की कॉस्ट है 150 और 200 रुपीज़ में कितनी आएंगी स्टैम्प्स पूछ रहा है, तो एक्स सपोज कर लिया हमने, यहाँ स्टैम्प्स का नंबर ही तो पूछ रहा था कितनी स्टैम्प्स खरीद सकते हैं हम, तो एक्स वाला एरो नीचे। अब 30 स्टैम्प्स जो आ रही हैं 150 रुपीज़ में आ रही हैं, तो एक स्टैम्प 150 रुपीज़ में तो आएगी नहीं, क्योंकि स्टैम्प कम करोगे तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम मुंह से निकला, नहीं एरो नीचे आया। अब एरो इधर है तो इसको ऊपर नोट करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में, इधर एरो है तो इसको नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए 30 इंटू 200 अपॉन 150, 150 से को हमने 30 से कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो गया तो 40, तो 40 स्टैम्प्स आ जाएंगी 200 रुपीज़ में। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एट अ पार्टी 6 बोटल ऑफ जूसेस आर सर्व फॉर एवरी बैच ऑफ 14 चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब आपके पास 6 बोतल ओपन की गई हैं जूस की 14 चिल्ड्रन के लिए, तो हाउ मैनी बोटल्स शुड बी सर्व्ड इफ़ 56 चिल्ड्रन आर प्रेजेंट एट द पार्टी, यदि पार्टी में 56 चिल्ड्रन है तो कितनी बोतल की ज़रूरत होगी। तो नंबर ऑफ बोटल्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो 6 बोटल्स ज़रूरत हो रही है 14 चिल्ड्रन के लिए, तो अब बोतल पूछी गई तो बोतल एक्स सपोज कर ली और चिल्ड्रन हमारे पास चिल्ड्रन के नीचे नोट कर दिए, तो एक्स वैल्यू नीचे आ गई है। अब 6 बोटल्स ज़रूरत पड़ रही है 14 चिल्ड्रन के लिए, तो 1 बोतल में 14 चिल्ड्रन तो फिनिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको यानी बोतल कम कर दोगे तो बच्चे कम शेयर हो पाएंगे यहाँ बच्चों को, यानी 14 चिल्ड्रन को हम कर रहे थे 6 बोतल, तो एक बोतल जो 6 कम बच्चों को ही तो शेयर हो पाएगी, तो कम के लिए नीचे। तो एरो ये इधर आ गया तो 56 अपॉन 14 हो गया, ये एरो इधर है तो x अपॉन 6 हो गया। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे और 14 से ये कैंसिल कर दिया 4 टाइम और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 24 बोटल्स की रिक्वायरमेंट होगी यदि 56 चिल्ड्रन है तो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, ऑन अ पर्टिकुलर डे $100 आर वर्थ ₹4,833,
यानी कि $100 की जो कॉस्ट है वो इंडियन रुपीज़ में वो 4833 है। ऑन दैट डे, उसी दिन, हाउ मैनी डॉलर्स कुड बी बॉट फॉर 10,149.30, यानी इतने रुपए में हम कितने डॉलर का खरीद सकते हैं, यानी हम 4833 का हम $100 आते हैं, तो इतने रुपए में कितने डॉलर आएंगे, तो नंबर ऑफ डॉलर्स और बर्थ ऑफ डॉलर्स इन रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पर ये डॉलर की बर्थ पूछी गई है। ओके, तो यहाँ $100 की जो कॉस्ट है वो 4833, तो अब 10,149.30 में कितने डॉलर आएंगे वो हमें काउंट करने हैं, पता लगाने, तो $X हो गया। तो X वाला ये नीचे $100 की कॉस्ट जो है 4833 है, तो $1 की कॉस्ट जो है इससे कम होगी, इतनी तो होगी नहीं, तो कम के लिए नीचे ये नंबर ऊपर आ जाएगा, ये एरो इधर है और ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये नंबर ऊपर और ये नंबर नीचे आ गया, ठीक है, और ये X ऊपर और डिनोमिनेटर में ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे हम यहाँ, ठीक है ना। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो ये 1 लाख और 14,930 हो जाएगा। अब जब इसे हम 4,833 से कैंसिल करेंगे तो 210 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये जो इतने रुपये में हम $210 परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, 5 टीचर्स कैन करेक्ट 500 एग्जामिनेशन पेपर्स, यानी कि 5 टीचर्स जो है 500 एग्जामिनेशन पेपर को करेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, इन अ वीक, एक वीक में। तो हाउ मैनी टीचर्स वुड बी एम्प्लॉयड टू कवर्ड 1500 पेपर्स, यदि हमें 1500 पेपर्स करेक्ट चेकिंग करानी हो तो उतने ही टाइम में, यानी 1 वीक में, तो आपके पास कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो 500 में डेफिनेटली 5 टीचर्स लग रहे हैं, तो यानी 1500 में कितने लगेंगे, तो नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स, ठीक है ना। तो 5 टीचर्स में 500 है, तो 1500 पेपर्स के लिए X टीचर हम सपोज कर लेते हैं, तो X वाला नीचे आ गया। 5 टीचर्स कॉपी चेक कर पा रहे हैं 500, तो 1 टीचर जो है 500 कॉपी तो चेक नहीं कर सकता है, पेपर चेक नहीं कर सकता, कम ही करेगा तो कम के लिए से एरो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, नीचे बड़ा नंबर हो तभी हम यहाँ 300 भी होता तब भी एरो नीचे ही आता, ठीक है ना। तो अब आप डिनोमिनेटर में आपके पास ये नंबर आएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, एरो इधर है। अब ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, इसका इसमें क्रॉस 500 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, वी विल गेट 15 टीचर्स, इसकी आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 100 मीटर हाई बिल्डिंग है उसकी जो शैडो बन रही है ज़मीन पर, उस शैडो की लेंथ जो है 72 मीटर है एट द पर्टिकुलर टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर हुज शैडो इज 18 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। अब टावर की आपको बतानी है हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, या बिल्डिंग्स की हाइट, एक तरफ टावर थी एक तरफ बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग दोनों चीज़ बिल्डिंग में ही आएंगी, ठीक है ना। अब 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसकी लेंथ ऑफ शैडो, और 100 मीटर बिल्डिंग थी हाइट की, तो उसकी शैडो 72 बन रही थी। अब यहाँ हाइट जो बन रही है हमारे पास 18, वो लेंथ अब बन रही है शैडो की 18, तो वो टावर जो होगी वो किस हाइट की होगी, तो X वाला नीचे, तो 100 मीटर जब उसकी हाइट है बिल्डिंग की, तो 72 मीटर उसकी शैडो बन रही है। यदि हम हाइट कम करेंगे तो शैडो भी कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी, तो कम करिए हम नीचे लगाएंगे। जैसे अब देखा आपने कि यहाँ नंबर कम हो गया तब नीचे भी, तब भी ये एरो नीचे ही आ रहा है, तो ये 18/72 और X/100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इससे पहले से कैंसिल कर दें, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72, ठीक है ना। अब इससे X का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 100 × 1/4, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो 25 टाइम्स, तो 25 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 40 स्टेप्स, यदि वो 40 स्टेप्स कवर कर रखता है तो वो 50 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर कर लेता है एक आदमी। तो हाउ मैनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 315 मीटर, यदि 315 मीटर होंगे
जाएगा वो कवर करेगा डिस्टेंस, तो उसे कितने स्टेप चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मीटर में और नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो 50 मीटर चलने के लिए 40 स्टेप्स हैं। तो 315 मीटर चलने के लिए उसे कितने स्टेप रखने पड़ेंगे, एक्स सपोज कर लो आप, इसे एक्स वाला नंबर नीचे। अब 40 स्टेप्स में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो 50 मीटर, तो एक स्टेप में 50 मीटर तो डिस्टेंस कवर कम होगी नहीं, इससे कम में ही होगी, यानी स्टेप कम हो जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कम के लिए हम एरो नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये एरो इधर है, तो इसको नुमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में नोट कर देंगे, और ऐसे नुमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 0 से ये 0 और 5 से कैंसिल हो जाएगा। 63 टाइम्स 63 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 252 स्टेप्स, यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 252 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। इफ 30 मैन कैन डिग 18 एकर्स ऑफ अ प्लॉट इन वन डे, यानी 30 मैन लगाए जाते हैं और 18 एकर्स जो है प्लॉट को वो एक दिन में डिग कर लेते हैं, खोद लेते हैं। तो हाउ मैनी मैन विल डिग 30 एकर्स इन वन डे, यानी 30 एकर्स के लिए कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मैन और ये प्लॉट एकर्स में, तो 30 मैन लगाए गए हमारे पास 18 एकड़ को प्लॉट को डिग करने के लिए। अब 30 एकड़ आपके पास प्लॉट है, तो मैन आपके पास पता करना है, तो एक्स सपोज कर लिया, तो एक्स वाला वैल्यू नीचे। 30 मैन डिग कर पा रहे हैं 18 एकर्स, तो 1 मैन 18 एकड़ से ज़्यादा तो करेगा नहीं, कम ही करेगा, तो एरो नीचे। तो ये एरो इधर हो गया, तो इसको नुमरेटर में नंबर को, ऐसे डिनोमिनेटर में, तो 30/18, ऐसे ही ये नुमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए, 30 × 30/18, तो 6 5 से 30 और 6 3 से 18, 3 से ये कैंसिल होगा, 10 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वी विल गेट 50, यानी 50 मैन की जरूरत होगी यदि 30 एकड़ आपको डिग करना आना हो प्लॉट तो। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ए हॉस्पिटल सपोर्ट 73 पेशेंट्स एट एन एवरेज मंथली कॉस्ट ₹58,400, यानी हॉस्पिटल में यदि 73 पेशेंट्स होते हैं तो उनका जो इलाज कराने की कॉस्ट पड़ रही है 58,400। तो व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी स्पेंड इफ़ द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीज 37, यदि ये 73 थे और उसमें 37 और इंक्रीज हो जाए तो अब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड एवरेज मंथली कॉस्ट, तो 73 पेशेंट हो गए और 58,400 इसकी कॉस्ट हो गई। और 73 ऑलरेडी थे, 37 हमने इसमें और इंक्रीज कर दिए, अब हो गए 110। अब 100 की कॉस्ट कितनी होगी, एक्स, तो ये हम एरो नीचे लगाएंगे, ठीक है ना। अब 58,400 रुपीज़ आ रही है कॉस्ट 73 पेशेंट्स के लिए, तो 1 रुपी जो कॉस्ट आएगी वो कम पेशेंट के लिए आएगी, तो कम के लिए नीचे, इससे नोमिनेटर में, इससे डिनोमिनेटर में, तो 110/73। अब ऐसे ही x/58,400, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे। अब ये 73 से 800 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 800 का मल्टीप्लाई 110 से करेंगे, वी विल गेट 88,000 रुपीज़। यहाँ हमारे पास 110 पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया है, और एंड y इज इक्वल टू 24 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन फाइंड। अब आपके पास x एंड y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ 10/24, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 24, और यहाँ 24 है तो यहाँ कितना होगा, और यहाँ 90 है तो यहाँ कितना होगा, फिल करना होगा हमें। ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने ये पूछा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो बोलेंगे यस, उसका यस, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन कितना आता है इसका, देखें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपके पास द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, ठीक है ना, टी निकालना है आपको। तो बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन के एक्स रख देते हैं। यदि आपने के रखोगे इसके साथ तो यहाँ इजिकल टू का साइन लग जाएगा, इस साइन को हटाकर। अब एक्स को इसके नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास y/x इजिकल टू के, और y की जगह y की वैल्यू हमारे पास 24 है और x की जगह x की वैल्यू 10 है, तो 10 से हम कैंसिल करेंगे तो 2.4 आएगी। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जो होगी इसकी वो 2.4 होगी। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ बाई पता करनी है आपको व्हेन द एक्स की वैल्यू 24 है, या एक्स की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो बाई की वैल्यू आपको पता करनी है। जैसे एक्स की वैल्यू 24 है तो बाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो देखते हैं हम कि एक्स रेशियो बाई प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, और बाई एक्स रेशियो बाई, तो हमारे पास 10 रेशियो 24 हमारे पास दे ही रखा था, और 24 रेशियो बाई, तो हमारे पास यहाँ इसकी जगह हमारे पास हमने एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया और या मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास 24 इंटू 24 और 10 इंटू, इससे कैंसिल करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 576 अपॉन 10 से डिवाइड लगाएंगे इसमें तो 57.6 होगा। सेम स्टूडेंट्स आपको बी पार्ट में भी इस तरीके से ही पता करना है। यदि आपके पास एक्स की वैल्यू पता करनी है और वाई की वैल्यू 90 दे रखी है, तो आपके पास हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो 57.6 एंड 72 का जो जस्ट हाफ होगा वो 37.5 होगा। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ, आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय स्टूडेंट्स।